इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा असेसमेंट प्रोसीजर। आपने असेसमेंट प्रोसीजर पार्ट पार्ट में किया। आपने किया 140A, 142 1, 143 1, 143 143 144 147 सारे असेसमेंट आपने किए। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन ये वीडियो है बड़ा यूजफुल। तो लेट्स स्टार्ट रिकैप ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर। सबसे पहले हमने आपको बताया कि देखो भैया, असेसमेंट प्रोसीजर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट और एक असेसमेंट बाय एसएससी हिमसेल्फ। असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट को असेसमेंट बाय एसएससी में एक ही सेक्शन है, दैट इज सेल्फ असेसमेंट, और उसका एक ही सेक्शन है 140A। 140A में बोला हुआ है कि एसएससी अपनी इनकम खुद असेस करेगा, खुद बताएगा कि 5 हेड में उसकी इनकम कितनी है, कितने अलावेंसेज उसके बनते हैं, कितने डिडक्शंस उसके बनते हैं, और सारे क्लेम करने के बाद वो अपनी टोटल इनकम निकालेगा, टैक्स लायबिलिटी निकालेगा, और उस पर कितना टैक्स पेबल है वो निकाल के पे करेगा। और यदि उसको कोई इंटरेस्ट भी देना है अंडर सेक्शन 234A फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, 234B फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, या 234C फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, तो वो सारे पैसे साथ साथ जमा करेगा। यदि उसको कोई लेट फीस या पेनल्टी भी देनी है तो वो भी वो इस अमाउंट के साथ जमा करेगा। इन केस एसएससी कोई पैसे शॉर्ट देता है तो पहले इंटरेस्ट और पेनल्टी एडजस्ट होगी, फिर टैक्स एडजस्ट होगा। एसएससी ने पैसे शॉर्ट दिए तो एसएससी को बोला जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट, और इन दैट केस एसएससी को ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 1% पर मंथ, और पेनल्टी लग सकती है मैक्सिमम अप टू टैक्स इन एरियर। ये आपने पढ़ा 140A। अच्छी बात यह है इस सेक्शन में तो टाइम लिमिट नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आ रहे हैं एसएससी असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के असेसमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक समरी असेसमेंट और एक रेगुलर असेसमेंट। समरी असेसमेंट में इकलौता सेक्शन है 143(1), और रेगुलर असेसमेंट में दो सेक्शन है 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट और 144 पीजे। लेकिन असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट में एंट्री करने के पहले आप एक बार डिपार्टमेंट का नक्शा समझिए और डिपार्टमेंट का पावर समझिए। तो डिपार्टमेंट का नक्शा ऐसे है कि भैया हमारे इनकम टैक्स में जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नीचे इस हिरार्की में लोग आ रहे हैं। दो पार्ट है, एक इन्वेस्टिगेशन सेक्शन, और एक असेसमेंट सेक्शन। असेसमेंट सेक्शन का टॉप मोस्ट अथॉरिटी है पीसीसीआईटी, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे है सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे है पीसीआईटी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे है सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे है जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डेप्यूटी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर, और इन सब के नीचे है इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटीओ। इसमें इन लोगों को हम लोग बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पीसीसीआईटी के पैरेलल में यहाँ पे पीडीजीआईटी यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स
एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और यहां पे भी हम लोग इन लोगों को बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। यह है डिपार्टमेंट का हायरार्की। इस तरीके से डिपार्टमेंट के लोग डेप्यूटेड है। अब हम लोग बात करें डिपार्टमेंट का पावर क्या है। तो डिपार्टमेंट के पावर दिए हुए हैं इन सब सेक्शंस में 142(1), इसमें 3 क्लॉजेज है, 1 2 3, सब याद आ रहा होगा आपको। 142(2), 142 सबसेक्शन 2A और फाइनली 142A। इसमें बोला हुआ है कि हमारा असेसिंग ऑफिसर किसी भी एसएससी को ये नोटिस दे सकता है कि आप अपना रिटर्न भरिए, और यदि ऐसी नोटिस आती है तो एसएससी को रिटर्न भरना ही पड़ेगा, भले ही उसकी इनकम एग्जेम्प्टेड सीलिंग के नीचे ही क्यों ना हो। Once you receive the notice under section 142 subsection 1 clause 1, then you are bound to file return of income. यदि आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो बीजे होगा। 142(1)(2) में असिस्टेंट ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स एसेट्रा की इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स एसेट्रा आपसे मंगवा सकता है। कॉल अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। लेकिन यहाँ पे वो 3 साल पुराने अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवा नहीं सकता। यानी प्रीवियस ईयर यदि आपका 22-23 है तो 21-22, 20-21, 19-20 इसके पुराने डॉक्यूमेंट्स वो आपसे नहीं मंगवा सकता। यदि आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है, सॉरी 22-23 है, तो 21-22, 20-21 एंड 19-20 इसके पुराने अकाउंट्स यानी 18-19 का अकाउंट्स वो आपसे नहीं मंगवा सकता अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। इस क्लॉज में वो आपसे 3 साल से पुराने अकाउंट्स नहीं मंगवा सकता। 142 सबसेक्शन 1(3) में पावर है टू कॉल इंफॉर्मेशन। इसमें असेसिंग ऑफिसर एसएससी से ही आपकी इंफॉर्मेशन, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, लेकिन यहां पे वो इंफॉर्मेशन यानी बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिस्क्लोज नहीं है उनकी इंफॉर्मेशन बिना जॉइंट कमिश्नर के परमिशन के नहीं मंगाई जा सकती। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज which are not disclosed in balance sheet cannot be called upon without permission of joint commissioner. I hope your part clear. 142(2) में असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो एसएससी के इंफॉर्मेशन मार्केट से ले, यानी एसएससी के बारे में इंक्वायरी करे, ये उसके पावर में है। इंक्वायर अबाउट एसएससी, इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन उन इंक्वायरी पे रिलाई करने के पहले एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। 142(2) एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें असेसिंग ऑफिसर के पास एक पावर है कि यदि असेसमेंट करते समय उसे ऐसा लगे कि अकाउंट्स आर कॉम्प्लिकेटेड, अकाउंट्स आर वॉल्यूमिनस, अकाउंट्स आर हैविंग transactions are having multiple effect, the correctness of account is doubtful, हाँ, और special nature of the business of the SSC, SSC का नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए। SSC का वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इतना ज्यादा है कि हमें सीए की रिपोर्ट चाहिए। एसएससी के अकाउंट्स की करेक्टनेस डाउटफुल है और एक एक ट्रांजेक्शन के मल्टीपल इफेक्ट है या अकाउंट्स आर कॉम्प्लिकेटेड, और ये सब मिला के हमारे को लॉस ऑफ रेवेन्यू दे सकता है। ये सब मिला के हमें लॉस ऑफ रेवेन्यू दे सकता है। इसलिए मैंने कोड बनाया था कि सीडी कैसे आवाज करती है, ऐसे आवाज करती है। सीडी कैसे आवाज करती है, सीडी ऐसे आवाज करती है, CDMNB। तो C for complicated, D for doubtful about the correctness of the accounts, M for multiple effect of the transaction, N for nature of business ऐसा है, और V for volume of transaction ऐसा है कि इन सब से हमें लॉस ऑफ रेवेन्यू होने की आशंका है।
यदि assessing officer is of this opinion, then he will have to take permission from CIT or PCIT and thereafter getting the approval from the CIT. After giving a reasonable opportunity of being heard to the SSC, हमारा असेसिंग ऑफिसर एसएससी को सेक्शन 142(2)A में डायरेक्शन देगा कि आप अकाउंट्स ऑडिट करवाइए फ्रॉम नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉमिनेट करेगा कमिश्नर, उनमें से किसी एक से आपको ऑडिट करानी है। मतलब आपके पास जब 142(2)A की चिट्ठी आएगी तो उसमें 3-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आ सकता है, किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको अपना अकाउंट्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसकी फीस विल बी बॉर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फिर आपको फीस की चिंता नहीं करनी, बस आप अपना अकाउंट्स ऑडिट करवाइए। द ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी सेंट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस अंडर सेक्शन 142(2)A. However, the time limit can be extended by the department suo motu or on an application from the SSC. The extended time together cannot exceed 180 days. If SSC fails to get his accounts audited, then he will be liable to penalty of rupees 10,000 and he shall be assessed under section 144, that is BJA, Best Judgment Assessment होगा। 142A ये भी ठीक ही है, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। असेसमेंट के दौरान यदि असेसिंग ऑफिसर को लगे कि किसी प्रॉपर्टी का, एसेट का वैल्यूएशन करवाना है, then he can refer the matter to valuation officer. Valuation officer shall inquire about the assets, call upon the records, etc., and will send his valuation report within 6 months from end of the month in which the matter has been referred to him. वहां से उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको भेज दी जाएगी। अब ये सीए की रिपोर्ट हो या वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट हो, ये दोनों ही रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर के लिए रेफरेंस है। ये असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट के लिए बाइंड नहीं करती कि इसी के बेसिस पर असेसमेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। ये पावर ऑफ एओ करने के बाद अब हम लोग आ जाए समरी असेसमेंट, सेक्शन 143(1). After submission of return, the data furnished by the SSC in the return shall be processed through computer software. Without any human interface, it will be assessed to point out any of the following errors. The errors are any prima facie error, that is arithmetical error or incorrect claim. Arithmetical error, incorrect claim. If SSC has filed the return belated and he has claimed deduction under chapter 6A part C, that is 80HH to 80RRB, then those deductions shall be reverted because return has been late filed. So that adjustment need to be done. If SSC has claimed carry forward of losses, whereas the year in which the loss was incurred, in that particular year he filed late return, since उस ईयर में आपने लेट रिटर्न भरा था तो आपको लॉसेस तो कैरी फॉरवर्ड मिलेंगे नहीं, तो उस केस में हम आपको 143(1) में एडजस्ट करेंगे। ऑडिटर ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किया था, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड किए थे या कोई फर्दर इनकम ऐड की थी, लेकिन वो इनकम या वो एक्सपेंडिचर आपने अपने रिटर्न में एडजस्ट नहीं किए। इनकम आपने कंसिडर नहीं की, एक्सपेंडिचर आपने अलाउड क्लेम कर लिया, जबकि ऑडिटर ने पॉइंट आउट किया था कि ये डिसअलाउड है। तो ऐसा कुछ मिस्टेक्स यदि आपके रिटर्न में है तो ये सब हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसको पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद आपको एक नोटिस आएगी, एक चिट्ठी आएगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि भैया हमें ये एरर मिली है, तो आपका क्या कहना है। आपकी रिप्लाई देने के लिए आपको 30 डेज की टाइम दी जाएगी। 30 डेज के अंदर आपके जवाब को कंसिडर करने के बाद सॉफ्टवेयर के वाया आपका रिकम्पिटेशन ऑफ इनकम होगा। इस रिकम्पिटेशन ऑफ इनकम में इनकम बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। यदि इनकम आपकी रिड्यूस हुई तो आपको रिफंड मिल जाएगा, और यदि इनकम आपकी इंक्रीज हुई तो आपको एक इंटीमेशन मिलेगी अंडर सेक्शन 143(1). इस इंटीमेशन को आप डिमांड नोटिस की तरह समझिए, और इस इंटीमेशन मिलने के 30 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दीजिए। यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको ट्रीट किया जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट, एंड कंसिक्वेंटली यू विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ एंड पेनल्टी टू द मैक्सिमम ऑफ टैक्स इन एरियर। अगली बात है
ये जो इंटीमेशन है इसकी टाइम लिमिट क्या है, कब तक है? तो इंटीमेशन मस्ट बी सेंट अंडर सेक्शन 143(1) within 12 months from end of the financial year in which return was filed. Fine. तो ये था भैया 143(1) का समरी असेसमेंट। इसमें आपसे वो टाइम लिमिट पूछ सकता है और कौन कौन सी एरर इसमें रेक्टिफाई हो सकती है ये पूछ सकता है। अगला टॉपिक उठाते हैं 143(3). रिटर्न फाइल करने के बाद ध्यान रखना, समरी असेसमेंट इज नॉट ए रेगुलर असेसमेंट। हाँ, रिटर्न फाइल करने के बाद इफ द असेसिंग ऑफिसर विजिट्स टू इंश्योर हिमसेल्फ that income has not been undersown, losses have not been oversown, and tax has not been underpaid, then he may ask SSE to present such information, such documents on such a date as specified in the notice at such place as specified in the notice. This notice is called scrutiny notice under section 143 subsection 2. The time limit for issuance of this notice is 3 months from end of the financial year in which return was filed. To be noted, ये स्क्रूटनी की नोटिस आपको तभी दी जाएगी जब आपने रिटर्न भरा है। यदि आपने रिटर्न भरा ही नहीं तो स्क्रूटनी क्या करेंगे? स्क्रूटनी में तो हम यही करते हैं ना कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है, उनने आपने जो डेटा रिटर्न में भरे हैं उसे आप सब्सटेंशिएट करिए। तो जब आपने रिटर्न ही नहीं भरा तो ये नोटिस कहां से आएगी? 143 की नोटिस आने के बाद आपके सारे डेटा कंसिडर किए जाएंगे, आपके जो जवाब दिया उसे कंसिडर किया जाएगा। असिस्टेंट ऑफिसर और इंक्वायरी कर सकता है। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर्ड एंड ऑल इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय यू, आफ्टर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, thereafter assessing officer shall pass a speaking order, and this order is called scrutiny assessment order under section 143(3), and the time limit for completion of this assessment is 9 months from end of the relevant assessment year. To be noted, ये 9 मंथ की टाइम लिमिट तो है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को यदि और टाइम चाहिए तो वो कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर को अप्लाई करके 6 महीने की टाइम और बढ़वा सकता है। यदि मामला ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर हुआ है तो ये टाइम लिमिट 1 साल से अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी। ये टाइम लिमिट कंप्यूट करते समय 142A और 142(2A) में जो रेफरेंस देने के बाद ऑडिटर ने जो टाइम लिया वो सब टाइम इसकी काउंटिंग में नहीं आती, मतलब ये सब टाइम इसकी काउंटिंग से एक्सक्लूड हो जाती है। हम लोग आगे टॉपिक 144 PJ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। In case SSE has made any of the following, that is, he has not filed the return, he has not responded to notice under section 142(1), he has not responded to notice under section 142(2)(A), he has not responded to notice under section 143(2). If SSE has committed any of the following, any of the above blunder, then his income shall be assessed under section 144 to the best judgment of the assessing officer. In the following cases, SSE will be subject to BJA. In following situations, in any of the following situation, SSE will be subject to BJA. That is, he has not filed the return. Number 2, he has not responded to notice under section 142(1). जो हमने पढ़ा था ना, clause 1, clause 2, clause 3 वाली notices, ये या SSE has not responded to notice under section 142(2)(A) to get its accounts audited, or SSE has not responded to notice under section 143(2), that is scrutiny notice. In all these cases, he will be subject to BJA, that is, assessing officer will compute his income, assess his income to the best of his judgment. This is not arbitrary assessment. Assessing officer will consider all relevant material information available, and he will pass the assessment order with all justifications. The order must be self-speaking order, कि उसने क्या चीज कैसे कंसिडर की है उसको सबको उसको लिखना पड़ेगा। अगली बात है कि 144 में आपको कभी रिफंड नहीं मिलेगा। अगली बात यह है कि 144 is not the discretionary power of the assessing officer but the mandatory duty. यानी यदि आपने 4 में से एक भी वायलेशन किया है तो आपका असेसमेंट 144 से होगा। 144 इनिशिएट करने के पहले असेसिंग ऑफिसर आपको एक शो कॉज नोटिस देगा
कि वाई ही शुड नॉट बी असिस्ट अंडर सेक्शन 144। लेकिन यदि आपने 142(1) की नोटिस आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है और उस नोटिस को आपने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो फिर आपको ये सो क्लॉज नोटिस भी नहीं मिलेगी। बीजेए का असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 9 months फ्रॉम एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, और ये टाइम लिमिट कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को बोल के 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। और यदि मामला ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास गया है तो फिर ये टाइम लिमिट 1 साल से एक्सटेंड हो जाएगी। दो और सिचुएशन है जिसमें आपका असेसमेंट बीजेए की तरह ही होगा, एक दो नहीं तीन है। एक, जब आपका अकाउंट्स इनकम्प्लीट है, दूसरा जब आप अकाउंट्स में कोई रेगुलर मेथड ऑफ अकाउंटेंसी फॉलो नहीं करते, और तीसरा जब आपके आईसीडीएस आपने फॉलो नहीं किया। तो इन तीन सिचुएशन में भी आपका असेसमेंट 144 के प्रोसीजर से ही होगा, लेकिन असेसमेंट ऑर्डर जो पास होगा वो 143(3) वाला पास होगा, लेकिन प्रोसीजर जो फॉलो होगा वो 144 वाला फॉलो होगा। ठीक है, अब हम लोग आ गए 144A, पावर ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर। ज्वाइंट कमिश्नर के पास एक पावर है कि वो अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि आप पर्टिकुलर किसी असेसमेंट से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, डेटा हमारे पास लेके आइए, ज्वाइंट कमिश्नर के पास लेके आइए। फिर ज्वाइंट कमिश्नर उसको देखने के बाद डायरेक्शन दे सकता है कि इसका असेसमेंट कैसे कंप्लीट करना है, और जो भी डायरेक्शन ज्वाइंट कमिश्नर ने अपने सबऑर्डिनेट को दिया, सबऑर्डिनेट के ऊपर वो बाइंडिंग है। ज्वाइंट कमिश्नर के ये डायरेक्शंस किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, और ज्वाइंट कमिश्नर ये डायरेक्शंस देते समय यदि उसे लगे कि ये डायरेक्शंस प्रिजुडिशियल टू एसएससी है, तो एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। ज्वाइंट कमिश्नर 144A इन्वोक कर सकता है सुओ मोटो, या फिर ऑन एन एप्लीकेशन फ्रॉम एसएससी और ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर। यानी ज्वाइंट कमिश्नर को खुद को लगा कि यार तो ये असेसमेंट बहुत गलत चल रहा है, तो बुलाएगा डेटा, या फिर उसे असेसिंग ऑफिसर ने रेफरेंस दिया कि सर मुझे गाइड करिए, या फिर एसएससी ने उसे कंप्लेन की थी देखिए सर मेरा मामला बहुत दिनों से झूला हुआ, बहुत गलत तरीके से हो रहा है, तो फिर वो 144A का पावर यूज करेगा। असेसिंग ऑफिसर तो बोलेगा इधर आओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाओ, और उसके बाद उनको रीड करने के बाद वो असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन देगा कि अकाउंट्स इसका असेसमेंट इस तरीके से करना है, और ये डायरेक्शन बाइंडिंग है। इस डायरेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस डायरेक्शन को ऑबे करते हुए असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया है उससे आप कोर्ट में चैलेंज करिए। चलो फिर हम लोग आ गए 144C में, डीआरपी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। डीआरपी एक स्पेशल पैनल बैठाई गई है ताकि हमारे नॉन रेसिडेंट भाई और ताकि हमारे फॉरेन कंपनीज, एसएससीज, और वो बंदे जिनका मामला ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर किया गया था, वो बंदे हमारे असेसमेंट प्रोसीजर से खुश रहे। इन तीनों को हम लोग नाम देते हैं स्पेसिफाइड एसएससी। कौन कौन? फॉरेन कंपनी, नॉन रेसिडेंट, एंड वो बंदे जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को मामला रेफर किया गया था। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन का 92CA। अब इन स्पेसिफाइड एसएससी का असेसमेंट एक अलग तरीके से होगा। इनका असेसमेंट कैसे होगा कि असेसिंग ऑफिसर पहले जैसे स्क्रूटनी या बीजे जो भी करता है वो अपना कर लिया और असेसमेंट ऑर्डर रेडी कर लिया, लेकिन उस असेसमेंट ऑर्डर को वो साइन नहीं करेगा, rather he will forward the draft assessment order copy to the SSC. Now it is the duty of the SSC now to respond to this draft assessment order within 30 days. यदि उसको लगता है कि सब कुछ सही है तो 30 डेज के अंदर वो अफर्मेशन भेज देगा कि भैया सब सही है, और यदि उसको लगता है कि इसमें मेरा कोई ऑब्जेक्शंस है, then he will point out the objections and forward a copy of the objections to the DRP, dispute resolution panel and assessing officer. जो भी करना है 30 दिन में करना है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास जैसे ही ऐसे ऑब्जेक्शंस की रिपोर्ट आएगी तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल विद इन 9 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कॉपी फॉरवर्डेड टू द एसएससी, इस पीरियड के अंदर डीआरपी उस सारे ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करके, इंफॉर्मेशन को कंसिडर करके, एओ और एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके डायरेक्शंस देगा असेसिंग ऑफिसर को कि कैसे असेसमेंट कंप्लीट करना है। ये डायरेक्शंस असेसिंग ऑफिसर के लिए बाइंडिंग है, ही कैन नॉट चैलेंज इट, और उस डायरेक्शंस के बेसिस पे असेसमेंट कंप्लीट होगा।
डीआरपी का पावर वाइड है, वो असेसमेंट कन्फर्म भी कर सकता है, एनहेंस भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। डीआरपी के असेसमेंट के इंस्ट्रक्शंस आने के 1 महीने के अंदर, 1 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ, जब आपको डीआरपी का इंस्ट्रक्शंस मिला, अकॉर्डिंगली आपको असेसमेंट कंप्लीट करके असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी एसएससी को दे देना है। डीआरपी के इस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे, डीआरपी के इंस्ट्रक्शंस के बेसिस में जो ये असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है, इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील एसएससी भी कर सकता है, डिपार्टमेंट भी कर सकता है, लेकिन अपील लगेगी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को, और किसी जूनियर अथॉरिटी को अपील नहीं लगेगी। अगला सेक्शन उठाता हूं, 145 हो गया, 146 तो है नहीं, 147 यानी रीअसेसमेंट। 147, 148, 148A और 149 और 150 और 151 और 152 और 153, ये सब एक साथ पढ़ने का है। आओ शुरू करें। यदि एसएससी की कुछ इनकम स्किप हो गई है, असेसमेंट हो गया था या असेसमेंट नहीं हुआ था, व्हाटएवर, हो सकता उसने रिटर्न ही नहीं भरा लेकिन उनकी इनकम टैक्सेबल थी, हो सकता उसने रिटर्न भरा, असेसमेंट हुआ लेकिन असेसमेंट अंडर असेस रह गया, हो सकता वो 147 भी हो गया, वो भी अंडर असेस रह गया। किसी भी सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर को लगे कि एसएससी की इनकम अंडर असेस है, अभी जो लगे वर्ड है ना इसको भूल जाइए, अब नया वर्ड लाइए। यदि असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है दैट इनकम हैज बीन अंडर असेस, यहां से हमारी प्रोविजन शुरू होती है। इफ द असेसिंग ऑफिसर हैज द इंफॉर्मेशन that income of the assessee has under assessed or losses have been over assessed, then he will get a permission from CIT, PCIT, CCIT, PCCIT, जिनसे कब अप्रूवल लेना है हम बताएंगे। अप्रूवल लेने के बाद he will initiate proceedings under section 148A. what is the proceedings हम लोग बताएंगे। After completion proceedings, he will pass order under section 148A. कैसा ऑर्डर हम बताएंगे। उसके बाद वो 148 की एक नोटिस देगा एसएससी को और कहेगा भाई रिटर्न दोबारा भरो, रिटर्न भरो। और ये जो रिटर्न भरने की नोटिस आई है एसएससी को इसको रिटर्न भरना ही पड़ेगा। और एसएससी महोदय ध्यान रखिएगा कि ये रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता, समझे आप, ये रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता। तो आपने रिटर्न भरा, अब रिटर्न भरने के बाद प्रोसीजर शुरू हो जाएगा 143(3) वाला और 144 वाला। बातें कहां से स्टार्ट हुई? बातें स्टार्ट हुई कि असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है कि एसएससी की इनकम अंडर असेस हुई। तो इंफॉर्मेशन मतलब क्या? तो भैया इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन मतलब कि सीबीडीटी के सीबीडीटी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहां से एसएससी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन फ्लैग आउट हुआ है कि इसका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से कुछ इंफॉर्मेशन फ्लैग आउट हुई है जिससे मालूम पड़ रहा है एसएससी की इनकम अंडर असेस हुई है, या इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन फ्लैग आउट की है। ये हुई इंफॉर्मेशन नंबर 1। या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के कारण फॉरेन की किसी कंट्री ने या टेरिटरी ने एसएससी की इंफॉर्मेशन दी है कि इनकम इसकी अंडर असेस हुई है। या ऑडिट के कोई ऑब्जेक्शंस आई है, ऑडिट ऑब्जेक्शंस में मालूम पड़ा है कि इसका पर्टिकुलर किसी ईयर का इनकम प्रॉपरली असेस नहीं हुआ। चौथा, या कोर्ट के या ट्रिब्यूनल के किसी ऑर्डर के कारण ये रियलाइज हुआ कि उसके पास्ट ईयर की इनकम अंडर असेस हुई है। तो इन सब सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर के पास कहा जाएगा कि भैया इनके पास इंफॉर्मेशन है। क्या क्या? सीबीडीटी की इंफॉर्मेशन फ्लैग आउट हुई है, इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आई है, डीटीए से फॉरेन कंट्री ने इंफॉर्मेशन भेजी है, ऑडिट में ऑब्जेक्शंस आया है कि इनकम अंडर असेस हो गई है, या कोर्ट या ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर आया जिससे मालूम पड़ा कि इसका इनकम अंडर असेस हुआ है। इन सब केसेस में हम लोग मान लेंगे कि एओ के पास इंफॉर्मेशन है, डीम्ड इंफॉर्मेशन। यदि एसएससी के अगेंस्ट में सर्च हुआ है अंडर सेक्शन 132, या एसएससी के अगेंस्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्विजिशन की गई है,
या एसेट रिक्विजिशन की गई है, किसी और के यहाँ सर्च हुआ, वहां पे एसएससी की प्रॉपर्टी, एसएससी के डॉक्यूमेंट्स, एसएससी के पेपर मिले हैं, वो इंफॉर्मेशन मंगाई गई है, या फिर एसएससी का 133A में सर्वे हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, एसएससी का 135A में सर्वे रिपोर्ट आई है, फेसलेस सर्वे। तो ये 5 इंफॉर्मेशन और 3 डिम्ड इंफॉर्मेशन में, ये 3 केसेस में हम लोग मान लेंगे इंफॉर्मेशन है, सर्च हुआ, सर्वे हुआ, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्विजिशन हुई। जैसे ही एसएससी ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आएगी, वो पहले परमिशन लेने जाएगा। किसकी परमिशन? यदि 50 लाख के अंदर का मामला है तो परमिशन ली जाएगी सीआईटी से या पीसीआईटी से, और यदि 50 लाख या उससे ऊपर का मामला है तो परमिशन ली जाएगी पीसीसीआईटी से, और पीसीसीआईटी यदि अवेलेबल नहीं है तो सीसीआईटी से परमिशन ली जाएगी। जैसे ये परमिशन आ गई, उसके बाद 148A का प्रोसीजर शुरू होगा। 148A का प्रोसीजर में सबसे पहले आपके बारे में यदि और इन्वेस्टिगेशन करना है और इंक्वायरी करनी है तो असेसिंग ऑफिसर और इंक्वायरी कर सकता है। असेसिंग ऑफिसर में इंक्वायर में इंक्वायर। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर आपको एक शो कॉज नोटिस देगा कि हम आपको 148 की नोटिस क्यों न दे, हम आपको 148 की नोटिस क्यों न दे, जवाब दीजिए। तो ये जवाब देने की टाइम लिमिट है 7 days to 30 days। असेसिंग ऑफिसर आपको 7 दिन की टाइम दे सकता है, मिनिमम 7 दिन की देनी पड़ेगी, हो सकता है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन, मैक्सिमम 30 days की टाइम देगा। जरूरत पड़ने पे टाइम लिमिट असेसिंग ऑफिसर एक्सटेंड भी कर सकता है। आपका जवाब मिलने के बाद असेसिंग ऑफिसर को जिस मंथ के एंड में आपका जवाब आया, या जिस मंथ के एंड में आपका जवाब आ जाना चाहिए था, द लास्ट डेट ऑफ योर रिप्लाई, आपने रिप्लाई कर दिया तो वो डेट, और यदि आपने रिप्लाई नहीं किया तो जिस दिन आपका लास्ट डेट था रिप्लाई का, उस मंथ के एंड से 30 दिन के अंदर असेसिंग ऑफिसर 148A में ऑर्डर पास करेगा दैट द केस इज फिट फॉर issuance of notice under section 148, that the case is fit for issuance of notice under section 148। आपके पास 148A के ऑर्डर के साथ 148 की नोटिस आ जाएगी। नोटिस में क्या दिया रहेगा? रिटर्न भरो, तुम्हें 147 के लिए पिकअप किया गया। आपके रिटर्न भरने के बाद प्रोसीजर वही चलेगा, ठीक है। ये 148A का जो प्रोसीजर है ना, इसका इकलौता एक एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शनल केस में 148A का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाएगा। कौन कौन से केस में? सिर्फ एक केस है, यदि आपका सर्च हुआ है 132 में, या फिर आपका रिक्विजिशन ऑफ एसेट हुआ है 132A में। इन दो केसेस में दोनों एक जैसे ही हुआ, तो सर्च हुआ है या 132A में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्विजिशन की गई है, तो इन दोनों केसेस में फिर हम 148A का प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चलो अब आते हैं इस 148 की नोटिस की टाइम लिमिट। टाइम लिमिट फॉर नोटिस अंडर सेक्शन 148, तो ये पहले भी बताया था, फिर बताऊं। यदि आपकी इनकम 50 लाख से कम की है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट 50 लाख से कम का है, तो आपके पास से नोटिस आ सकती है विद इन 3 years फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। और यदि आपका स्टेटमेंट 50 लाख या उससे ज्यादा का है तो ये नोटिस आपके पास आ सकती है 10 years फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। इस नोटिस ये टाइम लिमिट 3 साल या 10 साल की काउंटिंग करते समय जितना आपको 100 क्लॉज नोटिस के लिए टाइम दिया गया था, वो टाइम लिमिट एक्सक्लूड कर दी जाएगी। और यदि 148A तो ऑर्डर को आपने कोर्ट में तो चैलेंज नहीं कर सकते, हाई कोर्ट में आपने रिट फाइल कर दिया, 148A का ऑर्डर इज नॉन अपीलेबल ऑर्डर, लेकिन यदि आपने उस अगेंस्ट में रिट फाइल कर दिया तो फिर कोर्ट ने जितना स्टे दे दिया, वो स्टे पीरियड की टाइम लिमिट इस 3 साल और 10 साल की काउंटिंग में नहीं आएगी। अब 148 की नोटिस हो गई, उसके बाद 143 या 144 के किसी एक प्रोसीजर के थ्रू आपका असेसमेंट कंप्लीट किया जाएगा। असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट है
12 month from end of financial year in which notice under section 148 was served. जब आपको 148 की नोटिस सर्व हुई थी उस ईयर के एंड से 12 महीने के अंदर हम आपका असेसमेंट कंप्लीट कर देंगे। इसके बीच में यह भी दिया हुआ है कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ड्रॉप की जा सकती है यदि एसएससी ये प्रूव कर दे टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर कि ऑलरेडी उसने इनकम टैक्स उस ईयर के लिए ज्यादा दिया है। यदि आप स्टेटमेंट इनकम को कंसिडर कर ले तब भी हमारा टैक्स ज्यादा दिया हुआ है, ऐसा यदि हो जाए तो हो सकता है असेसिंग ऑफिसर आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को वहीं पे ड्रॉप कर दे। अगली बात यहाँ पे यह भी दिया हुआ है कि टैक्स रेट कौन से ईयर की लगेगी, तो टैक्स रेट उसी ईयर की लगेगी जिस ईयर की इनकम आपकी स्टेप हुई थी। ये सब करने के बाद, ये था हमारा रीअसेसमेंट, ये सब करने के बाद हमने आपको सिखाया फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस असेसमेंट में हमने आपको बताया, देखो भैया एनएफएसी बोल के एक अथॉरिटी आ गई है, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, जो कि दिल्ली में इसकी ऑफिस है और इसकी कई सारी ब्रांचेज है जिसको हम लोग रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर बोलेंगे, रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। और कई सारी यूनिट है, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट एंड रिव्यू यूनिट, और ये सारे एनएफएसी से अटैच्ड है। जब एक एसएससी का असेसमेंट होगा तो अभी तक ये हो रहा था कि उसको पता है मेरा असेसिंग ऑफिसर कौन है, लेकिन फेसलेस असेसमेंट प्रोसीजर में उसको ये नहीं पता कि उसका असेसिंग ऑफिसर कौन है। लिटरली उसको एक 143(2) की स्क्रूटनी नोटिस या 144 की शो कॉज नोटिस जो भी जाती है वो उसके पास जाएगी और उसका मामला किसी एक असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ऑन ऑटोमेटिक एलोकेशन सिस्टम से। यानी एनएफएससी को भी नहीं पता कि इस असेसिंग ऑफिसर इसका असेसमेंट कौन सा असेसमेंट यूनिट करेगा, वो ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से अलॉट हो जाएगा। असेसमेंट यूनिट को इसका असेसमेंट करने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्ट इससे नहीं मांगेगा, वो इंफॉर्मेशन बताएगा कि भैया ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और एनएफएससी को वो ये बताएगा। एनएफएससी वो इंफॉर्मेशन एसएससी से मांगेगा, एसएससी भी वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट असेसमेंट यूनिट को नहीं देगा। कैसे देगा, उसको पता ही नहीं उसका असेसमेंट कौन कर रहा है। वो सारी इंफॉर्मेशन एनएफएससी को देगा और एनएफएससी वो सारी इंफॉर्मेशन असेसमेंट यूनिट को देगा। ये वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट दो सपोर्टिंग यूनिट है जिनका काम है एयू को असेसमेंट यूनिट को सपोर्ट करना। ये यूनिट वेरिफिकेशन यूनिट असेसमेंट के दौरान जो भी पूछताछ करनी रहती है, जो भी छानबीन करनी रहती है, जो भी इंक्वायरी करनी रहती है, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी रहती है वो काम करेगा। और ये टेक्निकल यूनिट असेसमेंट के दौरान जो भी ऑडिट को, अकाउंट्स को चेक करना रहता है, जो भी सॉफ्टवेयर को चेक करना रहता है, जो भी फॉरेंसिक जांच करनी रहती है, जो भी वैल्यूएशन की जांच करनी रहती है, वो सब काम टेक्निकल यूनिट करेगी। अब यदि असेसमेंट यूनिट को कोई वेरिफिकेशन यूनिट या टेक्निकल यूनिट का सपोर्ट चाहिए तो ये डायरेक्ट वेरिफिकेशन यूनिट से बात नहीं कर सकता, इसे वो भी मामला एनएफएससी को बताना पड़ेगा। एनएफएससी जो वेरिफिकेशन करना है वो काम किसी वेरिफिकेशन यूनिट को अलॉट करेगा, लेकिन ये भी अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो भी होगा ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से। जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो एनएफएससी को बताएगा, एनएफएससी मामला किसी टेक्निकल यूनिट को सपोर्ट रेफर करेगा ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से, और फिर वहां से ये लोग रिपोर्ट टेक्निकल एनालिसिस करके, वेरिफिकेशन करके, ये लोग रिपोर्ट डायरेक्ट असेसमेंट यूनिट को नहीं भेजेगा, वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे एनएफएससी को, एनएफएससी भेजेगा एयू को, वेरिफिकेशन यूनिट भेजेगा रिपोर्ट एनएफएससी को, एनएफएससी रिपोर्ट भेजेगा एयू को, और इस तरीके से असेसमेंट यूनिट इन सारे लोगों का सपोर्ट पाके असेसमेंट पास करेगा। अब इसका ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एनएफएससी के पास जाएगा। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी ये लोग रेफर करेंगे किसी रिवीजन यूनिट को, रिव्यू यूनिट को, सॉरी रिवीजन मिस्टेक सिंपला, रिव्यू यूनिट को, और रिव्यू यूनिट को भी जो अलॉट होगा वो भी ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से अलॉट होगा। क्योंकि बहुत सारी रिव्यू यूनिट है ना, कौन सी यूनिट को अलॉट होगा, ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से अलॉट होगा। और रिव्यू यूनिट भी अपनी डायरेक्ट रिपोर्ट, मतलब पूरा असेसमेंट को रिव्यू करके ये बताएगा कि कहाँ कहाँ असेसमेंट करने में गलती हुई है, कहाँ कहाँ असेसमेंट सही तरीके से हुआ है,
तो वो ये रिपोर्ट डायरेक्ट एयू को नहीं भेजेगा, वो भी ये रिपोर्ट एनएफएसी को भेजेगा और एनएफएसी वो रिपोर्ट एयू को भेजेगा। एयू रिव्यू यूनिट के ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करने के बाद फाइनल अपना ड्राफ्ट ऑर्डर एनएफएसी को भेजेगा। एनएफएसी के पास फाइनल ऑर्डर आने के बाद असेसमेंट ऑर्डर साइन होगा। असेसमेंट ऑर्डर साइन होने के बाद एसएससी को वो असेसमेंट ऑर्डर फॉरवर्ड किया जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स जो इकट्ठे किए गए थे टेक्निकल यूनिट द्वारा, वेरिफिकेशन यूनिट द्वारा, एयू द्वारा, रिव्यू यूनिट द्वारा, वो सारे कॉपीज की बंच बना के जुरिडिक्शनल ऑफिसर्स को, जुरिडिक्शनल एयू को भेज दिया जाएगा। इन सब प्रोसेस के समय बीच बीच में 2-3 प्रावधान है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, दरकार पड़ने पर एसएससी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। और यदि पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी एनएफएसी को लगे कि असेसमेंट जुरिडिक्शनल ऑफिसर ही करे, मतलब ये पूरा फेसलेस हटा के जैसे पहले होता आ रहा था वैसे ही करे, तो एनएफएसी के पास ये पावर है कि वो पूरा मामला वापस से जुरिडिक्शनल एओ को भेज दे। तो भैया ये था फेसलेस असेसमेंट और ये था एक 45 मिनट से कम समय के अंदर, सिर्फ 41 मिनट के अंदर आपका पूरा असेसमेंट का रिवीजन। आई होप दिस वॉज वेरी यूजफुल। यदि कुछ छोटे छोटे सेक्शंस मैंने स्किप किए हैं तो वो आप प्लीज खुद इसमें ऐड कर लेना। थैंक यू।